काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। दिल्ली स्थित एम्स में आज से स्वदेशी कोवैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए जांच की प्रक्रिया शुरू। 18 से लेकर 55 आयु वर्ग के 100 लोगों पर किया जाएगा परीक्षण। भारत में 7 लाख मरीजों ने दी कोविड-19 को मात। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। विश्व में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर हुए 1,44,00,000 से भी ज्यादा। 6,04,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। नाइजीरिया के विदेश मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित। और खेलों में चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से हराकर एफए कप के फाइनल में बनाई जगह। 1 अगस्त को फाइनल में आर्सेनल से होगा मुकाबला। लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार जीती हंगरी ग्रां प्री। किसी एक ट्रैक पर सर्वाधिक जीत के शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां उच्च न्यायालय में बागी कांग्रेस विधायकों के मामले की सुनवाई जारी है। कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों ने अपने खिलाफ विधानसभा की सदस्यता रद्द किए जाने से संबंधित विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी नोटिस को न्यायालय में चुनौती दी है। कांग्रेस ने राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से सिफारिश की थी। इन नेताओं को पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने के मामले में नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 बीटीपी विधायकों के साथ ही 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया है, तो वहीं भाजपा ने इस मामले में पार्टी को अनावश्यक रूप से घसीटने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, अयोध्या में राम जन्मभूमि के नीचे मिले अवशेषों के संरक्षण की मांग वाली 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। साथ ही अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा कि राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत फैसले के बाद इस तरह की याचिका दायर करने की कोई वजह नहीं दिखती है। और बड़ी खबर, कोरोना के ऊपर नियंत्रण से जुड़ी हुई। एम्स में आज से कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार की गई वैक्सीन के मानव परीक्षण की जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षण लगभग 100 लोगों पर किया जाएगा और इसमें 18 से लेकर 55 साल के आयु वर्ग का व्यक्ति शामिल हो सकता है। प्रक्रिया में एक स्वस्थ व्यक्ति का ही चयन होगा। दूसरी शर्त यह भी है
कि वो कोविड-19 से संक्रमित नहीं होना चाहिए। परीक्षण में दिल्ली एनसीआर के लोग ही शामिल हो सकते हैं। परीक्षण शुरू करने से पहले उनके लिवर की भी जांच होगी और वैक्सीन की 2 खुराक के बीच कम से कम 14 दिन का अंतर रखा जाएगा। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों की देखरेख में ये परीक्षण होंगे और परीक्षण में शिरकत करने वाले लोगों पर वैज्ञानिक लगातार सजगता के साथ निगरानी भी रखेंगे। कोरोना के वैक्सीन ट्रायल के हिस्सा लेने के लिए कुल 2000 से भी अधिक लोगों ने संपर्क किया है। 850 ईमेल और 500 से ज्यादा मैसेज भी मिले हैं। कुछ लोगों ने कॉल करके भी संपर्क किया है। और तलब है कि कुछ लोगों को जांच के लिए आज बुलाया गया है। जांच के बाद पहली बार में सिर्फ 5 लोगों पर ही वैक्सीन का परीक्षण होगा। इस बीच कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर कम करने के सरकार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने देश भर के आईसीयू डॉक्टरों के लिए परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम को ICU नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे डॉक्टरों के साथ मरीजों के प्रबंधन पर चर्चा करना है जो देश भर के अस्पतालों और कोविड केंद्रों में संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के चिकित्सक एम्स के विशेषज्ञों के साथ अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और उनसे परामर्श ले सकेंगे। अब तक 11 राज्यों के 43 बड़े अस्पतालों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। ICU का प्राथमिक उद्देश्य एक दूसरे के अनुभवों और उपचार के श्रेष्ठ तरीकों से सीखकर कोविड-19 मृत्यु दर को कम करना है। परामर्श सत्र लगभग 2 घंटे चलता है। इस दौरान कोविड मरीजों के प्रबंधन संबंधी सभी मुद्दों पर चर्चा होती है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज कर 7 लाख से भी ज्यादा मरीज इस बीच ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी की गई ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 7,86 मरीज ठीक हो चुके हैं और वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,90,000 से ऊपर हो गई है। देश में कोरोना से मरीजों की ठीक होने की दर 62.61% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 681 लोगों की मौत के साथ अब तक देश में कोरोना संक्रमण से 27,497 लोगों की मौत हो गई है। भारत विश्व में न्यूनतम मृत्यु दर वाले देशों में प्रमुख रूप से शामिल है। केंद्र और राज्य सरकारों के बेहतर चिकित्सा इंतजाम की बदौलत भारत में संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर बाकी तुलना में 2.5% से भी कम है। ये 2.45% दर्ज की गई है, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि पिछले 24 घंटों में विभिन्न प्रयोगशालाओं में कुल 2,56,039 टेस्ट किए गए। अब तक 1,40,47,908 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस समय देश भर में 1,268 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें 890 सरकारी तथा 378 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। और उधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 4 इलाकों में आज से पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इंदिरा नगर, गाजीपुर, आशियाना और सरोजनी नगर इलाकों में लॉकडाउन 24 जुलाई की रात 10 बजे तक लागू रहेगा। इन चारों थाना क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और यहाँ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इन इलाकों में सार्वजनिक यातायात पर पूरी तरह से पाबंदी है। इमरजेंसी में बाहर से आने वालों या यहां से जाने वाले लोग निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन जाने के लिए साथ में टिकट रखना होगा। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को अपने पास परिचय पत्र रखना जरूरी है। और वहीं पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण एक प्रार्थना स्थल सहित कुल 8 रिहायशी इमारतों की पहचान कर उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सभी 26 जिलों के लिए 2 बेसिक लाइफ सेविंग एम्बुलेंस और 1 एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस मुहैया कराने का फैसला किया है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 90 नए मामले सामने आने के बाद कुल सक्रिय मामले 455 हो गए हैं, जबकि 282 लोग इलाज कराकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से 3 और लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले कल अरुणाचल की कैपिटल कॉम्प्लेक्स में पूर्ण लॉकडाउन को 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया था। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ईटानगर और नगर लागून क्षेत्र आता है।
और महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए बीती 13 जुलाई को 10 दिन के लिए 2 चरणों वाला लॉकडाउन लगाया गया था। 23 जुलाई तक प्रभावी रहने वाले इस लॉकडाउन का कल दूसरा चरण शुरू हो गया। इस फेज में आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें अब सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही खुल रही हैं। इसके साथ ही ई कॉमर्स डिलीवरी को भी अनुमति मिल गई है। वहीं 10% कर्मचारियों के साथ सरकारी दफ्तरों और 15% स्टाफ के साथ IT कंपनियों में भी कामकाज शुरू किया जा सकता है। हालांकि ऑनलाइन फूड डिलीवरी पोर्टल, सार्वजनिक परिवहन, निजी बस सेवा, सैलून और स्पा 23 जुलाई तक बंद रहेंगे। और उधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में लगातार बारिश के कारण गोरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कल रात जिले के बांगपानी तहसील में देर रात बादल फटने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी और 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन लापता लोगों को तलाशने के काम में जुट गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी को राहत और बचाव कार्य में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने प्रभावित लोगों को सहायता राशि भी मुहैया कराने को कहा है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के 2 दल राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट से मतलब है कि आपदा प्रबंधन और स्थानीय अधिकारी किसी भी आपदा के नियंत्रण के लिए तैयार रहें। और बारिश और बाढ़ के कहर की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य असम में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन पिछले 24 घंटों में कुछ नदियों में पानी का स्तर कम हुआ है। बाढ़ के कारण 5 और लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। भूस्खलन के कारण असम में इस साल 24 लोगों की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 110 हो गई। असम में बाढ़ से 24 जिले के 2400 गांव प्रभावित हैं। ग्वालपाड़ा जिले में बाढ़ से सबसे ज्यादा 4.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद बारपेटा, मोरीगांव और धुबरी जिलों में करीब 3-3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 8 जिलों में कई जगहों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और लगभग 1,12,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। राज्य में 301 राहत शिविरों में करीब 50,000 लोग शरण लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल बाढ़ प्रभावित जिले मोरीगांव का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने असम की बाढ़ और कटाव संबंधी समस्या के समाधान के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति गठित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। गुवाहाटी के क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने उत्तर पूर्व भारत में बारिश का अनुमान जताया है, जिसमें बाढ़ की स्थिति पर और गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार मिलकर आज इस संकट परिस्थितियों का साथ असम की जनताओं को मुकाबला करने के लिए हम लोग मदद देते आए हैं। असम की बाढ़ और भूकटाव ने इस बार काफी नुकसान किया है और कुल मिला के 70 लाख लोग इस नुकसान का सामना करना पड़ा है। असम सरकार की तरफ से रिलीफ कैंप में फूड आइटम जनता को देना, बच्चों का और बुजुर्गों का ख्याल रखना, सारी चीजों पर निष्ठा से असम सरकार लगी हुई है। और बिहार में बाढ़ के कारण 8 जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। कल कई जगहों पर हल्की से लेकर भारी बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि कमला बलान मधुबनी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूर्णिया में महानंदा नदी लाल निशान से ऊपर है। बाढ़ के कारण राज्य के 153 ग्राम पंचायतों के 3 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कल आकाशीय बिजली गिरने की घटना में 8 लोगों की मौत के साथ ही इस मौसम में अब तक 120 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो चुकी है। राज्य में 7 राहत शिविरों में लगभग 3,000 लोग रह रहे हैं, जबकि 12,000 से भी अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच पूर्वी चंपारण जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ में हिरण बह करके आ रहे हैं, जिसे वन विभाग टीम गठित कर बचाने की कोशिश लगातार कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, गया और भागलपुर में बारिश या गरज के साथ आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई है। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान सीमांचल और उत्तर पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में
भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। 100 नंबर चली भैंस ढूंढने, लोगों ने 100 नंबर का बनाया मजाक। सिलवानी शासन द्वारा चलाई जा रही 100 डायल, जो कि जनता के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए चलाई जा रही, उसमें आज अजब गजब मामला देखने को मिला। चौका महगवा निवासी कुलदीप रघुवंशी ने 100 नंबर पर एक इवेंट लिया, जिसमें भैंस खोने की कंप्लेंट कराई गई। भैंस ढूंढने के लिए पुलिस को मजबूरी बस जाना पड़ा। इसी प्रकार का मामला इससे पहले भी डायल 100 नंबर सिलवानी पर आया था, जिसमें बकरी के गर्भवती होने पर उसकी प्रजनन करने के लिए पुलिस को बुलाया गया था। अब ऐसा लगता है जैसे कि 100 डायल सिर्फ इसी प्रकार के कार्य के लिए बनाई गई है। वरिष्ठ अधिकारी भी इस और कोई ध्यान नहीं देते हैं कि हमें किस प्रकार के इवेंट लेकर डायल 100 को पहुंचाना है। अब सवाल ऐसे में यही उठता है कि 100 डायल जैसी गाड़ी, जिसको किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कहीं लड़ाई हो जाए या कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके लिए 100 डायल तुरंत पहुंचे और मामले को देखकर तत्काल इस मामले को रोका जा सके, या किसी व्यक्ति का अगर किसी वाहन दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत पहुंचकर उससे सहायता दी जा सके और जो वाहन दुर्घटना कर भागा है उसको पकड़ा जा सके। ऐसे में ऊपर के अधिकारियों को इवेंट की जानकारी लेना चाहिए। क्या भैंस गुमने जैसे मामले को भी 100 डायल को भेजकर इस नंबर जैसी गाड़ी का मजाक बनाया गया। लोगों को घर में रहने की दी समझाइश। सिलवानी पुलिस ने रविवार को टोटल लॉकडाउन में दिखाई सख्ती। थाना प्रभारी गिरीश दुबे एवं एसआई सीएम मस्कोले ने नगर के शिवाजी नगर, पुलानी बस स्टैंड, गांधी चबूतरा, बजरंग चौराहे एवं नगर के प्रमुख मार्गों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों की चालानी कार्यवाही की। वहीं टोटल लॉकडाउन के दौरान जो लोग बिना कारण के घर से निकल रहे थे, उनके ऊपर चालानी कार्रवाई कर वापस लौट आया। पुलिस द्वारा लगातार लोगों को समझाइश देने के बाद भी लोग शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर रविवार को थाना प्रभारी गिरीश दुबे ने नगर के प्रमुख मार्गों पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर एवं वाहन चालक पर चालानी कार्रवाई कर घर वापस लौटा दिया गया। ट्रैक्टर पलटने से 4 घायल, रेफर राशन लेने पठा गांव जा रहे थे। सिलवानी उचित मूल्य की दुकान पर राशन लेने पठा गांव जा रहे ग्रामीण ट्रैक्टर पलटने से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायलों का उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी गंभीर रूप से घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पलटने का क्या मामला है? आज दिनांक को करीबन 12 बजे ग्राम मनकापुर के एक ट्रैक्टर चालक से ट्रैक्टर पलट गया। उसमें ग्राम के कुछ लोग, एक बच्ची भी थी 12 वर्ष की, ग्राम पठापोड़ी में राशन लेने आ रहे थे। वहाँ कच्चे रास्ते पे मोड़ पर ट्रैक्टर पलट जाने से चारों लोग घायल हुए हैं। उपचार हेतु सीएससी सिलवानी में लाया गया था, जिन्हें उनकी चोटों को देखते हुए डॉक्टर साहब ने उनको रेफर रायसन किया गया है। उसमें चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती-बाड़ी केंद्र। खेती-बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती-बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती-बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती-बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती-बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती-बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती-बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती-बाड़ी। खेती-बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।